हाय हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार एम सॉल्यूशन पर। मेरा नाम है सचिन मौर्य और हम आप सभी लोगों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो जो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी छात्र अभी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं वो हमसे जुड़े, ताकि उनका जो सपना है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का, वो अपना पूरा अच्छे से सिक्योर कर लें। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं बाबू, वो एकदम बेसिक से यानी जीरो लेवल से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सब कुछ बता रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ बच्चा। हमारा जो यहाँ पे इकाई नंबर 1 चल रहा था यानी कि केमिस्ट्री चल रहा था, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 को क्लास कर दिया, यानी पूरा हमने उसको विथ कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल के साथ हमने उसको कंप्लीट कर दिया। पूरे 5 लेक्चर में हमने उसको कंप्लीट किया है। क्योंकि टाइम इसलिए लग रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सारी चीज़ों को लिख करके आपको एक बार चाहते हैं कि आप पूरा मेहनत करके मेरे साथ लिखें। आप पूरा मेहनत करके आप एक बार लिख लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे, उसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा होगा चैप्टर नंबर 2, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस और साल्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एसिड, बेस, साल्ट जो होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हमारी वीडियोस को देखते हैं प्रॉपर, वो कृपया करके नोट्स बनाते रहेंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप जितनी मेहनत करके, आप जितने शिद्दत से आप मेरा लेक्चर देखते हो 1 घंटे बैठ करके, वो आपका समझ लीजिए टाइम एक तरह से नुकसान जाएगा। ठीक है बच्चे, सीधी सीधा बात कह देता हूँ बच्चा, नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। आज आप 1 घंटा अगर लेक्चर देखने में, नोट्स बनाने में लगाते हो, तो कल आपको 5 से 10 मिनट लगेगा उसको रिवाइज करने में। अगर आप 5 से 10 मिनट रिवीजन पे खर्च नहीं करोगे, तो फिर आगे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गया? चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 हमारा अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो देखो बच्चों, जितने हमने आपको पढ़ाया, अभी हमने आपको पढ़ाया रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, हमने इसके बारे में आपको पढ़ाया। हाँ सर, आपने इसके बारे में पूरा हमको कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। तो अम्ल, क्षार एवं लवण होता क्या है बच्चों? तो जितने भी हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे रासायनिक यौगिक होते हैं, उनके कुछ रासायनिक गुण होते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, जैसे हमारा मैक्सिमम मान लीजिए आप देखते होंगे, कोई चीज़ चखा आपने, खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे आपने उसको चखा तो वो कुछ खट्टे लगते हैं, कुछ कड़वे लगते हैं, कुछ का स्वाद ही नहीं पता चलता है। ठीक है बच्चों, कुछ नमकीन लगता है। तो ये सब जो होता है बच्चा हमारा अम्ल, क्षार और लवण, इसके इसके गुण होते हैं। इसके आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं किसी भी पदार्थ या किसी भी यौगिक को। तो ये सर अम्ल क्या होता है? आपने देखा होगा कि सर नींबू हो गया, जैसे आप उसको चखते हो तो खट्टा लगता है, पूरा दिमाग एकदम पूरा वो खट्टा ही हो जाता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चे? अम्ल होते हैं। जैसे दही हो गया, दही भी खट्टा लगता है ना दोस्त। आप दही को 2-4 दिन रख करके उसको खाओगे तो क्या होता है? वो भी खट्टा लगता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन से पदार्थ में कौन सी यौगिक पाया जाता है। नींबू में कौन सा यौगिक होता है, टमाटर में कौन सा यौगिक होता है, सॉरी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपने देखा होगा साबुन होता है, थोड़ी सी उसको चखोगे तो कैसा होता है? वो स्वाद में क्या होता है स्टूडेंट्स? स्वाद में वो खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा होता है, मतलब अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, और बेस जो होता है उस स्वाद में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ें जो हैं अम्ल, क्षार और लवण, इसके अंतर्गत जो सारी चीज़ें बच्चे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो हम स्टार्ट करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद अम्ल के गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल क्या होता है, फिर हमारा अम्ल वाला जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेस क्या होता है, क्षार। ठीक है, बेस को क्षार बोलते हैं, यानी क्षार क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके रासायनिक गुण क्या हैं, उसके भौतिक गुण क्या है बच्चा। उसके बाद हम लोग उसके उपयोग पढ़ करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम आएंगे लवण पे, लवण पढ़ करके, यानी ऐसे कह करके हमारा 2 से 4 लेक्चर में हमारा ये अम्ल, क्षार और लवण पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? चलो हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में पढ़ना? अम्ल के बारे में पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर जी, जो हमारे स्वाद में खट्टे होंगे उसको हम अम्ल कह देंगे, जो हमारे स्वाद में कड़वे होंगे उसको हम क्षार कह देंगे। तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख दोगे, नहीं सर जी, पूरा हम बाकायदा बना के बढ़िया से लिखेंगे कि अम्ल क्या होता है सर जी और क्षार क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो लिखो, हेडिंग डालो अम्ल। काफी मजा आने वाला है इस
इस चैप्टर में बच्चों, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो होता है बड़े ही मज़ेदार होते हैं, क्योंकि ये आप दैनिक लाइफ में अपने देखते हो। आप सभी लोग नींबू खाते हो, संतरे खाते हो, वो खट्टा लगता है सर जी, क्यों खट्टा लगता है? अभी आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाएंगी। ठीक है, ये हम लिखा हमने अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? इसको इंग्लिश में लिखते हैं एसिड। क्या क्या लिखते हैं बच्चों? एसिड। अगर हम इसको थोड़ी सी जानकारी दें तो ये जो एसिड हमारा होता है, एसिड हमारा एक लैक्टिक शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चा? एसिड हमारा जो होता है वो लैक्टिक शब्द होता है, एसिडस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बच्चा? एसिडस से बना हुआ है। और ये एसिडस का मतलब क्या होता है बच्चा? खट्टापन। एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टापन। यानी कि एसिड जो होता है हमारा, आप कह सकते हैं इसको कि सर ये हमारा एक लैक्टिक शब्द होता है, एसिडस। एसिटिक, एसिड जो बना हुआ है हमारा, एसिटिक जो शब्द बना हुआ है ये हमारा एसिडस से बना हुआ, और एसिडस का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा खट्टा होना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर जी, अगर हम अम्ल की परिभाषा लिखना चाहें तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं बच्चे? खट्टे होते हैं। ठीक है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अभी हम आपको बताएंगे ये लिटमस क्या होता है। अभी बात आप इसको समझिए। ठीक है, तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, और क्या होता है बच्चा? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। हम उसे क्या कहते हैं बच्चा? अम्ल कहते हैं। आप लिखेंगे कि वे पदार्थ, आप मेरे साथ लिखने का प्रयास करेंगे बच्चे, कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं बच्चा? खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है बच्चा, क्या होता है? खट्टा। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, इसके कई वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इसके बारे में इसका डिफिनीशन अलग अलग लिखा हुआ है। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है स्वांटे आर्हिनियस के द्वारा, वो हम डिफिनीशन उनका भी बताएंगे कि आर्हिनियस ने क्या कहा था अम्ल के बारे में। स्वाद में खट्टा होता है, तथा जो अम्ल होता है बच्चे ये तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी कि जो अम्ल होता है बच्चा, यानी नीला लिटमस जो होता है हमारा, एक प्रकार का पेपर होता है, एक सूचक होता है जो कि ये बताता है कि वो अम्ल है या क्षार है, सूचक होता है। ठीक है, तो अभी आपका आगे हेडिंग आएगा इंडिकेटर के रूप में, तो आपको बताएंगे। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, तथा क्या होता है बच्चा? तथा नीले अम्ल को, तथा नीले लिटमस को, तथा नीले लिटमस पेपर को, तथा नीले लिटमस को क्या करता है बच्चा? नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। कामा क्या कहलाता है बच्चों? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? अम्ल कहलाता है। कामा अम्ल कहलाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। तो ये सारी चीजें हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, या हम ये कह सकते हैं बच्चे कि जो क्या करता है बच्चे? नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? अम्ल बोलते हैं। ठीक, ये तो रही हमारी परिभाषा जो हम आम लैंग्वेज में जानते हैं, यानी कि हमने उसको क्या किया। हालांकि ये प्रकृति के रूप में कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं, इन्हें चेक करके टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये आपको पता चल गया कि सर अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। अब एक वैज्ञानिक हुए स्वांटे आर्हिनियस। कौन सा वैज्ञानिक हुए बच्चा? स्वांटे आर्हिनियस। तो स्वांटे आर्हिनियस के अनुसार आप लिखेंगे। ठीक है बच्चा, एक एग्जाम्पल इसका लिख लो। अम्ल कहलाता है जैसे, जैसे में क्या लिख दोगे आप? जैसे में आप लिख दो नींबू। जैसे में आप लिख दो नींबू। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। क्या हो गया बच्चा? जैसे हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू, संतरा, यार। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चे? स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने नींबू खाया है, आपने संतरा खाया हुआ, खटाई हो गया। यानी कि जो भी चीज आपका स्वाद में खट्टा होता है वो क्या कह सकते हो बच्चे? वो हमारा क्या है? क्या बच्चा? अम्ल है। अब ये किस कारण खट्टे होते हैं, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये अभी आपको मैं एक टेबल के रूप में लिखवा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो जी। उसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं स्वांटे आर्हिनियस के अनुसार। स्वांटे आर्हिनियस एक वैज्ञानिक हुआ करते हैं, उन्होंने अम्ल के बारे में क्या परिभाषा दिया, ये परिभाषा आपसे पूछा जाता है। स्वांटे आर्हिनियस के द्वारा
उन्होंने क्या कहा था स्वांटे आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में, तो ये परिभाषा आपका पूछता है, ये परिभाषा आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई हमारा अम्ल है उसका जलीय विलयन है, ठीक है, अगर कोई हमारा अम्ल है उसका जलीय विलयन है, जब उसको आप जल में घोलते हो ना तो क्या करता है, H+ आयन देता है। क्या देता है बच्चों, H+ आयन देता है, यानी कि प्रोटॉन देता है, तो इसलिए प्रोटॉन देता है, ये H+ आयन देता है, तो H+ आयन बाहर निकलता है ना बच्चे। तो यही उन्होंने बताया था, किसने, स्वांटे आर्हेनियस ने बताया था। तो अगर हमारा कोई पदार्थ हमारा उसका जलीय विलयन में H+ आयन बाहर निकलता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हमारा है, अम्ल है। ठीक है बच्चों, लिखो आप स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार, यानी कि स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार क्या लिखेंगे आप, स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार। स्वांटे आर्हेनियस ये एक वैज्ञानिक का नाम है बच्चा, ऐसे आपसे डायरेक्ट पूछता है, स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार। स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा बच्चा, स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। ठीक है बच्चा, वियोजित होने का मतलब जो जलीय विलयन में क्या होता है, टूट करके, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, आप लिखेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर जो जलीय विलयन में वियोजित होकर वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या करते हैं बच्चे, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं बच्चा, H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, केवल H+ आयन, H+ आयन देते हैं, कामा उसे अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। यह स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार हुआ, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH हो गया, HCl हो गया। ठीक है बच्चे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे में आप क्या लिखेंगे दोस्त, जैसे में क्या हो जाएगा आपका, जैसे HCl होगा। एक मिनट लाइट भग गई बच्चों, चलिए। ठीक है दोस्त, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे क्या होगा दोस्त, HCl हो गया। आप इसको जल में घोलोगे, HCl को जब आप जल में घोलोगे तो क्या होगा बच्चा, H+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्या बच्चा, H+ आयन और क्लोरीन आयन में विभाजित हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे हमारा ये HCl है ना, देखो यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा HCl, ये HCl क्या होगा बच्चों, देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, व्युत्क्रमणीय रिएक्शन होता है। H+ आयन में और प्लस क्या होगा बच्चों, Cl- आयन में क्या हो जाएगा बच्चा, ये वियोजित हो जाएगा। ठीक है, H+ आयन में यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जब आप जल में घोलोगे, जल में घोलने का मतलब यहाँ लिख दो H2O। अब आपको समझ में आ गया कि सर जी जब HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो वो क्या होगा बच्चा, H+ आयन में और Cl- आयन में क्या हो जाएगा बच्चा, विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स ले लो। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 क्या बच्चा ले लो, HNO3, इसे क्या हो गया, HNO3। ठीक, इसको जब आप क्या करोगे बच्चा, जल में घोलोगे, जब ये जल में घुलेगा ना, तो जल में घुल करके क्या करेगा दोस्त, H+ आयन और प्लस क्या करेगा, NO3 भी माइनस आयन बाहर निकल देगा। ठीक है बच्चा, यानी देखो क्या मिला आपको, H+ आयन मिला, H+ आयन मिला। ये स्वांटे आर्हेनियस ने बताया था। किसने बताया था, स्वांटे आर्हेनियस ने बताया था। स्वांटे आर्हेनियस ने क्या बताया था कि वे पदार्थ जो जिनके जलीय विलयन में, यानी जिनको जल में घोलने पर वो वियोजित होकर के क्या देते हैं बच्चा, H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम अम्ल कहते हैं। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल, जैसे फार्मिक एसिड हो गया, ठीक है, फार्मिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया हमारा। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से हमारे अम्ल हैं जो किससे हमारे निर्माण होते हैं और कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, अब इसको अब लिखेंगे,
चलो जी, क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अम्लों का वर्गीकरण। देखिए अम्ल जो होता है हमारा कितने प्रकार के होते हैं, अब हमें इसके वर्गीकरण को पढ़ना है, यानी अम्लों के वर्गीकरण। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अम्ल के बारे में अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो अगर आप ये इतना चीज पूरा लिख देते हैं तो ये आपका पूरा एक अम्ल के बारे में डिफिनीशन हो गया। ये ओनली एक डिफिनीशन है। ठीक है दोस्त, यह आप लिखेंगे कि एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि अम्ल से आप क्या समझते हैं बच्चों, आप बताइए, तो आप इसको अगर इतनी चीज लिख करके दे देंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। ठीक है दोस्त, चलो जी, अब हम पढ़ते हैं अम्लों का वर्गीकरण। यानी जो अम्ल होते हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर बच्चों, अम्ल जो होते हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर और आयन के आधार पर, यानी आपने देखा अम्ल जो होते हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार का मतलब कैसे, क्या कि वो सजीवों द्वारा मिल रहे हैं या वो किससे मिल रहे हैं। ठीक है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर और या आयन के आधार पर। आयन का मतलब क्या है, उनमें कितने ज्यादा H+ आयन है, क्या है उसमें। ठीक है, कौन H+ आयन का मतलब जितना ज्यादा H+ आयन होगा वो उतना हमारा प्रबल अम्ल होगा, जितना कम होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम कह रहे हैं उसकी उत्पत्ति के आधार पे और उसमें आयन के आधार पे जो हमारे अम्ल होते हैं उसको दो कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक है, यानी अम्लों का वर्गीकरण। आप हेडिंग लगाएंगे अम्लों का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे बच्चों, अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, यानी अम्ल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अम्ल को बच्चों में बता रहा हूं कि जो अम्ल होते हैं उनको उत्पत्ति के आधार पर और उनमें उपस्थित आयनों के आधार पर बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उन किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर व आयनों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी अम्ल को बच्चों किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उन पे उपस्थित आयनों के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर, पहला क्या हो जाएगा बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर किसके बच्चे, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आयनों के आधार पर। किसके बच्चे, आयनों के आधार पर। ठीक है बच्चे, आयनों के आधार पर, यानी कि जो अम्ल है सर जी उसको हमने वर्गीकृत किया हुआ है किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा हमारा है आयनों के आधार पे हमने उसको वर्गीकृत कर दिया। अब ये बच्चे जो उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति के आधार पर आयनों को हमने दो भागों में डिवाइड किया। क्या बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर आयनों को हमने दो वर्गों में डिवाइड किया है। पहला हमारा क्या होता है, जरा आप उसको देखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर हमने आयनों को भी पुनः क्या किया बच्चों, दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा होता है कार्बनिक अम्ल। क्या होता है दोस्त, कार्बनिक अम्ल। अभी आप पता चल जाएगा कार्बनिक अम्ल क्या होता है, यानी कि जो बच्चे सजीवों से मिलता है, जो अम्ल हमको सजीवों से मिलता है तो उसको हम कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बनिक अम्ल। पहला क्या हो जाएगा दोस्त हमारा, पहला हो जाएगा हमारा कार्बनिक अम्ल और दूसरा हमारा हो जाएगा खनिज अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्त, खनिज अम्ल। अभी मैं इन सब के बारे में हेडिंग डाल के बताऊंगा। खनिज अम्ल, पहला क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, कार्बनिक अम्ल हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, खनिज अम्ल हो जाएगा। और अगर आप आयन के आधार की बात करते हो, आयन के आधार पे, तो आयन के आधार पे जो अम्ल होता है हमारा, एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, प्रबल अम्ल होता है और क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। बस अम्ल के हमको चार पढ़ना है, यानी कार्बनिक अम्ल क्या होता है, खनिज अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है बच्चा, यानी कि प्रबल अम्ल क्या होता है सर जी, प्रबल अम्ल। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कार्बनिक अम्ल से आप क्या समझते हो, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल से कौन से किसे कहते हैं, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपका प्रबल अम्ल का होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है बच्चा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इसी के बारे में हमें जानना है। ठीक है, कंसंट्रेशन के आधार पे भी होता है बच्चा, अम्लों के प्रकार कंसंट्रेशन के आधार पे होते हैं कि कौन सा अम्ल क्या होता है हमारा, तनु अम्ल होता है और कौन सा हमारा सांद्र अम्ल होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको फिलहाल चार ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उत्पत्ति के आधार पे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल, और उसके बाद आयनों के आधार पे हम पढ़ेंगे प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। ठीक है, बारी बारी से एक एक को हम डिस्कस करते हैं। ये कार्बनिक अम्ल क्या होता है। ठीक है बच्चों,
आप हेडिंग लगाओगे कार्बनिक अम्ल। पहला क्या है हमारा कार्बनिक अम्ल। बात समझ में आ रही है ना, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? कार्बनिक अम्ल। अब ये कार्बनिक अम्ल क्या होता है सर जी? वे अम्ल जो बच्चे हमको सजीवों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? वे अम्ल जो हमको सजीवों से प्राप्त होते हैं बच्चे। इस सजीवों से प्राप्त उत्पादों को हम क्या कहते हैं बच्चे? क्या कहते हैं उसको? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। आप हेडिंग लगाएंगे, वे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त उत्पादों में होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। क्या लिखेंगे आप बच्चे? जैसे हमारा क्या हो गया बच्चा, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमारा जैसे हम कहेंगे कि टमाटर, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यानी बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आप क्या लिखेंगे कार्बनिक अम्ल में? वे अम्ल, वे अम्ल, वे अम्ल जो सजीवों में क्या बच्चों? वे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त उत्पादों में होते हैं। जो सजीवों से प्राप्त उत्पादों में होते हैं, जो सजीवों से प्राप्त उत्पादों में होते हैं, उत्पादों में होते हैं, उत्पादों में होते हैं बच्चा। यानी वे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त उत्पादों में होते हैं कामा क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कार्बनिक अम्ल? क्या होता है? सामान्यतः आप लिखोगे, ये जो लाइन में लिखने जा रहा हूं उसको आप लिखेंगे, सामान्यतः जो कार्बनिक अम्ल होते हैं बच्चा वो दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? सामान्यतः कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? सामान्यतः कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः, सामान्यतः कार्बनिक अम्ल सामान्यतः बच्चों क्या होता है? कार्बनिक अम्ल जो होता है दुर्बल अम्ल होता है। सामान्यतः कार्बनिक अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे जब एग्जामिनर पूछ लेगा, आपको दो चार एग्जाम्पल लिख देगा और एग्जामिनर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा हमारा दुर्बल अम्ल होता है, तो आप जानते रहोगे कि हाँ जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो हमेशा दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। सॉरी, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। तो आप बड़े ही आसानी से आप उसको बता देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम लिखते हैं प्रमुख कार्बनिक अम्ल लिखते हैं और उनके स्रोत क्या होते हैं अब ये आपको जानना। ठीक है बच्चा, यानी प्रमुख कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोत। मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको बताता हूँ प्रमुख कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोत। ठीक है बच्चा, क्या प्रमुख कार्बनिक अम्ल यहाँ पे लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल में प्रमुख कार्बनिक अम्ल। ये आप ऐसे मेंटेन करेंगे दोस्त, डायरी को ऐसे आप नोट्स को मेंटेन करेंगे। प्रमुख कार्बनिक अम्ल, प्रमुख कार्बनिक अम्ल, प्रमुख कार्बनिक अम्ल। और यहां पे बच्चों आप क्या लिखेंगे? आप यहां पे लिखेंगे सर उनके स्रोत क्या है। ठीक है बच्चा, यानी कि उनके स्रोत का मतलब क्या है बच्चा कि वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कौन से उत्पाद से हमको वो चीज मिलता है। ठीक है बच्चा, पहला लिखो एसिटिक अम्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। जो मैं लिख रहा हूँ बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल में क्या लिखता हूँ? एसिटिक अम्ल। क्या लिखा मैंने? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है दोस्त? इसके सोर्स क्या होते हैं? एसिटिक अम्ल आपको मिलता किसमें है? जो सिरका होता है, विनेगर जिसको बोला जाता है, सिरके में ये पाया जाता है एसिटिक। किसमें पाया दोस्त? सिरका, सिरका, आचार, आचार जानते हो ना आप लोग, तो सिरके में पाया जाता है क्या हमारा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, विनेगर जिसको बोला जाता है। ठीक है बच्चे, सेट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है बच्चों? ये जो सिट्रिक अम्ल होता है ये हमारा नींबू में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है बच्चा? नींबू हो गया और हमारा संतरा हो गया। नींबू और संतरा में क्या होता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? नींबू और संतरा, नींबू हो गया और संतरा हो गया।
ठीक है बच्चों। नींबू और संतरा में क्या होता है बच्चों, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, ये टमाटर में पाया जाता है बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ते इसको, ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है बच्चों, ये किसमें पाया जाता है, ये हमारा टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्त, टमाटर में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ दोस्त, यानी कि सर ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है हमारा, ये टमाटर में पाया जाता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। आपने सुना होगा लैक्टिक अम्ल के बारे में, सर ये दूध में पाया जाता है और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। चलिए प्यारे बच्चों, लाइट आ गई है, बहुत गर्मी हो रही थी। लैक्टिक अम्ल यानी कि बच्चों जो लैक्टिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है, एक मिनट रुक जाएंगे आप। जो लैक्टिक अम्ल हमारा पाया जाता है किसमें पाया जाता है बच्चों, यानी कि सर लैक्टिक अम्ल जो हमारा पाया जाता है दूध में पाया जाता है और किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। किसमें, दूध और दही, यानी कि कौन सा दूध, खट्टा दूध। कौन सा दूध बच्चा, खट्टा दूध, खट्टा दूध। और किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या पाया जाता है, खट्टा दूध या लैक्टिक अम्ल क्या किसमें पाया जाता है बच्चा, दही में। और हमारे एग्जांपल्स क्या है बच्चा, और हमारे यहाँ जैसे टार्टरिक अम्ल हो गया और फार्मिक अम्ल हो गया। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और क्या बच्चा, फार्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल क्या होता है बच्चों, आप टार्टरिक अम्ल इमली खाया होगा, क्या बच्चा, इमली खाया होगा आपने। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। किसमें दोस्त, इमली, इमली आपने खाया होगा, हटाई। चलो जी, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपने देखा होगा चींटी जो होती है ना डंक मारती है, चींटी हो गया जो डंक मारती है, तो वो क्या होता है, पनपनाने लगता है, तो उसमें क्या पाया जाता है बच्चों, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, उसमें क्या होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी क्या पाया जाता है बच्चों, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलो, तो ये हमारे क्या थे बच्चे, ये हमारे प्रमुख कार्बनिक अम्ल थे और उनके स्रोत हैं। और भी हैं सारी चीजें, और भी एग्जाम्पल्स है आपके पास, इतना बस पर्याप्त है, इतना आप लोग जाने। क्या बच्चों, यहाँ पे आप क्या जानेंगे, ये नींबू लिखा हुआ है। कार्बनिक अम्ल में क्या लिखा है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, जिसको विनेगर बोला जाता है, जिसको क्या बच्चे अचार बोल देते हैं हम लोग। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू और संतरा में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, खट्टे दूध व दही में पाया जाता है बच्चों। ये गड़बड़ाइएगा मत, सीक्वेंस गड़बड़ मत करिएगा आप लोग, ठीक है। और टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है बच्चों, और टार्टरिक अम्ल हमारा इमली में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल जो होता है हमारा चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। किसके डंक में, चींटी काटती है और बच्चा क्या, नेटल के डंक में, नेटल, नेटल के डंक में, मधुमक्खी के डंक में। चलिए, ये बात क्लियर है बच्चों, ये बात आपको समझ में आया कि ये हमारा सर क्या होता है, ये हमारा बच्चा होता है कार्बनिक अम्ल। यानी कि आपसे पूछेगा कि कार्बनिक अम्ल क्या होता है, यानी ये जितने भी अम्ल लिखा हुआ है हमने, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल, ये हमने जितने भी अम्ल लिखा है बच्चा, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो जहां आएगा आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बताने के लिए, आप ये देखेंगे तुरंत कहेंगे ये सर कैसा है, ये हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम कहाँ चलते हैं बच्चे, ये हो गया हमारा कार्बनिक अम्ल। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर हमारा खनिज। क्या बच्चा, खनिज, खनिज अम्ल। क्या बच्चों, दूसरा हो जाएगा हमारा खनिज अम्ल। बोलो बच्चों, क्लियर है बात, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल का मतलब क्या है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है बच्चों, कि वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं।
मिनरल एसिड का मतलब क्या बच्चों कि वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं। और जो खनिज अम्ल होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, प्रबल अम्ल होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, खनिज अम्ल का मतलब जो खनिज से निकाले जाते हैं। खनिज अम्ल का मतलब सिंपल सा है कि वे अम्ल जो खनिजों में पाए जाते हैं उसको हम खनिज अम्ल बोलते हैं। वे अम्ल, क्या लिखेंगे बच्चे, वे अम्ल जो खनिजों में पाए जाते हैं, वे अम्ल जो खनिजों में पाए जाते हैं, खनिजों में पाए जाते हैं, कामा खनिज अम्ल कहलाते हैं। कामा क्या कहलाते हैं बच्चे, खनिज अम्ल कहलाते हैं। कामा क्या कहलाते हैं बच्चे, खनिज अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, खनिज अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहलाते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें हम बच्चा, पहले ये लिख लो, पहले एक लाइन लिख लो कि जो खनिज अम्ल होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। यानी ये प्रायः सामान्यतः खनिज अम्ल, सामान्यतः खनिज अम्ल सामान्यतः खनिज अम्ल कैसे होते हैं बच्चों, सामान्यतः खनिज अम्ल हमारे कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। सामान्यतः खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। सामान्यतः खनिज अम्ल जो होते हैं बच्चों वो कैसे अम्ल होते हैं बच्चा, वो हमारे प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया और हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया इत्यादि। क्या बच्चों एग्जाम्पल में लिखो आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है बच्चा, HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बच्चों, H2SO4, जिसको मैं बोलता हूँ तेजाब। क्या बोलता हूँ बच्चों, तेजाब, H2SO4। ये हमारे कैसे अम्ल होते हैं, ये हमारे बच्चे कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसके बाद हमारा क्या हो गया, HNO3 हो गया। क्या हो गया बच्चों, HNO3 हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, नाइट्रिक एसिड जिसको बोला जाता है। ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। क्या है बच्चा, प्रबल अम्ल हैं, प्रबल अम्ल। बात समझ में आ रही है दोस्त, बोलो जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। बहुत बाकायदे से, बहुत धीरे धीरे आपको लिख करके मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ दोस्त, इसलिए आप नोट्स बनाते चलिएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सारी चीज़ें मैं आपको समझा भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप मेरे साथ एक बार मेहनत कर लो, उसके बाद आपका बल्ले बल्ले है। ठीक है दोस्त, नैया आपकी पार हो जाएगी, डेफिनेटली पार हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अब हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त किसके आधार पर, आयनों के आधार पर। ठीक है दोस्त, आयनों के आधार पर। तो देखो बच्चों, जो हमारे प्रबल अम्ल होते हैं, जो हार्ड अम्ल होते हैं, ठीक है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तेजाब है उसको आप पी नहीं सकते हो। लेकिन जो हमारा कार्बनिक, जो हमारा इसके पहले हमने जो पढ़ाया आपको, ये वाला कार्बनिक अम्ल जो हमने पढ़ाया, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, इसका इस्तेमाल आप खा सकते हो, पी सकते हो इसको। लेकिन ये वाला जो है आप इसको चख नहीं सकते हो। ठीक है, अभी घर पे आप लोग ट्राई मत करिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड को चखने का, नहीं तो आप चखते रह जाओगे। चलो जी, तीसरा नंबर क्या है बच्चा, चलो किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं, आयनों के आधार पर। किसके आधार पर बच्चा, आयनन के आधार पर, सर जी आयनन के आधार पर। अब हम लोग किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं बच्चा, आयनन के आधार पर। तो आयनन के आधार पर पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा सर जी, सिंपल सी बात है, प्रबल अम्ल। पहला क्या है, आयनन के आधार पर प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। देखो बच्चों, प्रबल अम्ल का मतलब है, देखो जो जिस अम्ल में, कोई भी एसिड हो, जिस अम्ल में हमारा जितना ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन आता है वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होता है। कितना बच्चा, जितना ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। और जितना ही उसमें ऑक्सीजन घुसेगा ना, वो उसको क्या कर देगा, दुर्बल कर देगा। ऑक्सीजन क्या करता है, उसको दुर्बल कर देता है। तो जितने ही ज़्यादा हाइड्रोजन हमारे उपस्थित रहते हैं वो हमारा उतना ही प्रबल होता है, और जितना हमारा उसमें ऑक्सीजन घुसता जाएगा वो क्या कर देगा, दुर्बल कर देगा।
ठीक है बच्चों, तो आप लिखोगे प्रबल अम्ल के बारे में कि वे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या करते हैं बच्चे, वे अम्ल जो पूर्णतः जल में घुल जाते हैं और जल में घुलेंगे तो क्या करेंगे, पूर्णतः H+ आयनों में वियोजित हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल। यानी वे जल जो पूर्णतः जल में वियोजित हो जाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखो, वे अम्ल क्या बच्चा, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या होता है बच्चा, पूर्णतः क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। वियोजित हो जाने का मतलब क्या, उसमें टूट जाते हैं। ठीक है, आयनित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं। क्या होता है बच्चे, आयनित, आयनित या वियोजित। आयनित या वियोजित हो जाते हैं। कामा क्या कहलाते हैं बच्चे, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कामा बच्चों क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो बच्चे, जैसे हमारा क्या होता है H2SO4 हो गया। क्या हो गया बच्चों, H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, HNO3 हो गया। ये क्या होता है, हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लिखो, जैसे आप एग्जाम्पल लिखो बच्चों, क्या है H2SO4, H2SO4 ये हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। HCl क्या होता है बच्चों, हमारा प्रबल अम्ल होता है। यानी इसका मतलब है सर जी, इसका मतलब है सर जी, देखो HNO3 प्रबल अम्ल का मतलब होता है ना बच्चों, जितना ज्यादा हमारा हाइड्रोजन रहेगा ना, वो हमारा उतना ही क्या होता है बच्चा, वो प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है दोस्त, चलो जी, सिंपल सी बात है। सर हमारा H2SO4 हो गया, HCl हो गया, और क्या हमारा HNO3 हो गया, ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चा, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, चलो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, सामान्यतः खनिज होते हैं। अभी उल्टा रिवर्स लिख लो कि प्रबल अम्ल सामान्यतः खनिज होते हैं। आप ये भी लाइन लिख लो, प्रबल अम्ल सामान्यतः खनिज होते हैं। प्रबल अम्ल सामान्यतः प्रबल अम्ल क्या होते हैं, सामान्यतः खनिज होते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है बच्चों, सामान्यतः कैसे होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे H2SO4 देखो, तो अब H2SO4 को अगर मैं जल में घोल दूंगा, H2SO4 को बच्चों मैं जब जल में घोल दूंगा तो क्या मिलेगा आपको, देखो जरा यहाँ पे, ये क्या होता है हमारा, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसे हो गया। ठीक है बच्चा, यानी H2SO4 को हमने जब जल में घोल दिया तो H+ आयन और प्लस बचा क्या यहाँ पे, SO4 माइनस, SO4 माइनस आयन में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये पूरी तरीके से क्या होता है दोस्त, हमारा ये वियोजित हो जाता है। SO4 भी -2 होता है ना, SO4 पे क्या होता है, -2 होता है हमारा। ठीक है, यानी कि ये सिंपल सी बात है सर जी, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में क्या होता है बच्चा, वियोजित हो जाता है। किसमें, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में हमारा वियोजित हो जाता है। आप लिख लो यहाँ पे, ये क्या बच्चा हमारा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, और वो हमारा हाइड्रोजन है, और क्या बच्चा, सल्फेट आयन। आयन हो गया ना, देखो इस पे प्लस चल गया तो मतलब आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया सल्फेट आयन। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा सल्फेट आयन हो गया। बात समझ में आ रही है, यानी कि जो हमारा पानी में पूर्णतः घुल करके H+ आयन देते हैं, यानी कि पूर्णतः क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, उसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, उसको मैं बोलता हूँ प्रबल अम्ल। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। बात क्लियर है, प्रबल अम्ल आपको समझ में आ गया। चलो जी, अब पढ़ते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब वीक एसिड। चलो जी, यानी कि सर जी प्रबल अम्ल को हमें ध्यान से देखें बच्चे, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है ना, इसलिए हम इसको प्रबल अम्ल बोलेंगे। ठीक है ना, सॉरी। चलो, दूसरा क्या हमारा दुर्बल अम्ल है।
दूसरा क्या बच्चों, दुर्बल अम्ल। अगर हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल का, दुर्बल अम्ल का मतलब है वीक एसिड। यानी वीक एसिड का मतलब सर जिसको हम जल में घोलने पे क्या हो, वो पूर्णतः वियोजित ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, वे अम्ल, वे अम्ल जो पूर्णतः, वे अम्ल जो पूर्णतः जल में आयनित या वियोजित, क्या बच्चों, आयनित या वियोजित, आयनित या वियोजित, पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, कामा दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, कामा क्या कहलाते हैं बच्चे, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या बच्चों, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है सर जी, जो हमारे जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिखो, जैसे HCN, एग्जाम्पल में आप लिख लो बच्चों, जैसे हमारा क्या हो गया, HCN हो गया, CH3COOH हो गया, जैसे HCN हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, CH3COOH हो गया, CH3 क्या हो गया बच्चों, COOH हो गया, और HCOOH हो गया। क्या हो गया बच्चों, HCOOH हो गया। क्या हो गया बच्चों, HCOOH हो गया। देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा आ गई है ना, ये इसको कमजोर बना दिया। चलो क्या हो गया बच्चों, HCN हो गया हमारा, CH3COOH हो गया, और HCHO हो गया। ये हमारे क्या, ये COOH हो गया। ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। इसका नाम क्या होता है सर, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। इसको आप जल में घोलोगे तो ये पूर्णतः क्या होगा बच्चा, घुलेगा नहीं। ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन साइनाइड है HCN, ये सबका नाम भी जानते रहेगा। HCN को जब आप बच्चा क्या करोगे, जल में घोलोगे तो ये H प्लस आयन होगा, और क्या होगा जो CN माइनस आयन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चा, CH3COOH हमारा है, CH3COOH हमारा क्या है, ये भी हमारा वीक एसिड होता है, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। यही होता है हमारा एसिटिक अम्ल, CH3COOH, CH3COOH, ये क्या होता है हमारा एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका नाम भी लिख लो, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजन हो गया, और हमारा क्या हो गया, साइनाइड जो हो गया, साइनाइडिक आयन हो गया, क्योंकि इस पर हमने क्या कर माइनस चार्ज लगा दिया ना, तो ये आयन बन गया। क्या बन गया, आयन बन गया। ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन। देखो बच्चों सारे सब कुछ मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। ये क्या हो जाएगा, साइनाइड आयन हो जाएगा, साइनाइड आयन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखोगे क्या है, आप यहाँ पे देखोगे CH3COOH, ये क्या होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। अब जल्दी से जरा कमेंट करके बताओ कि एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल का हमारा सोर्स क्या होता है। यहाँ पे क्या है, CH3COOH, क्या बच्चा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये क्या होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। इसमें क्या होता है, H प्लस आयन, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, CH3COOH, यानी कि H प्लस आयन निकल गया, और CH3COO माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों, COO माइनस हो जाएगा, एसिटिक आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिक आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल हो गया, ये हाइड्रोजन आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया बच्चों, और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, एसिटिक आयन। क्या हो गया बच्चों, एसिटिक आयन हो गया। बात समझ में आ रही है, क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों।
बड़े ही आराम से हमने लिख दिया। दुर्बल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो पूर्णतः जल में आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारा HCN हो गया, CH3COOH हो गया, HCHO हो गया, ठीक है, फार्मिक अम्ल। अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड हो गया हमारा एग्जाम्पल में, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन आयन में और साइनाइड आयन में हो गया। और यहाँ पे एसिटिक अम्ल क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन आयन और एसिटिक आयन में क्या हो गया बच्चा? वियोजित हो गया। तो जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए वो हमारा स्ट्रांग अम्ल होता है, और जो जल में पूर्णतः वियोजित ना हो उसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों? उसको मैं दुर्बल अम्ल बोलता हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा अम्लों के गुण के बारे में। बात समझ में आई दोस्त? चलो जी, यहां तक हमारा अम्ल के बारे में आपको समझ में आया। अम्ल के बारे में हमने क्या पढ़ाया बच्चों? हमने पढ़ाया अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की पहचान क्या होती है। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ाया दोस्त? हमने पढ़ाया अभी तक अम्ल क्या होता है बच्चा। अम्ल का हमने डिफिनीशन बताया, सॉल्टे आर्नियस के अनुसार क्या होता है ये भी हमने आपको बताया। अम्ल को वर्गीकरण को हम लोग कितने आधार पर किया? उत्पत्ति के आधार पे हमने किया, आयनों के आधार पे क्या। आप चाहे तो आप इसके साथ इसको इस तरह से ले सकते हो, आप नोट्स में बना सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्त। उसके बाद हमने बताया दोस्त यहाँ पे जो हमारा कार्बनिक अम्ल होता है वो क्या होता है? जो बच्चों क्या होते हैं? हमारे सजीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका, विनेगर जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये फार्मिक अम्ल हमने नीचे वाला लिखा था, क्या बच्चा? CHOOH, ठीक है, CH3COOH लिखा था हमने, ओके। यहाँ पे क्या हमने बच्चों फिर उसके बारे में बताया हमने। खनिज अम्ल क्या होता है, यानी कि ये सारा हमने क्या किया बच्चा? सिर्फ अम्ल का हमने डिफिनीशन लिखवाया कि अम्ल क्या होता है, और उसके बारे में हमने बताया आपको, ठीक है। अम्ल के प्रकार के बारे में बताया। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है बच्चा। अम्ल के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण 3-4 पॉइंट होंगे, फटाफट लिखेंगे आप लोग। पहला क्या होता है दोस्त? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं। अब इसमें कोई समझने की बात नहीं है भैया। ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा कैसे होते हैं? जल में विलेय होते हैं। ये स्वाद में खट्टे कौन भैया? अम्ल। ये स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? तथा जल में विलेय होते हैं। स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। कैसे होते हैं मित्र? स्वाद में खट्टे होते हैं और क्या होते हैं बच्चों? जल में विलेय होते हैं। और क्या होता है? ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक का मतलब होता है कि इनके हमें चक करके टेस्ट नहीं करना चाहिए। चक के टेस्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है बच्चे? नीले लिटमस पेपर को, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे फिनाइलथिलीन के साथ इसका क्या व्यवहार होता है, जब सूचक पढ़ाएंगे तब। अम्ल नीले लिटमस को, लिटमस किससे मिलता है बच्चों? लाइकेन से मिलता है। लिटमस पेपर, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, लाल कर देता है। वहीं जब हम आपको क्षार पढ़ाएंगे तो क्षार में क्या हो जाएगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। ये बात आप रिलेट करके चीज़ों को जब पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी फिनाइलथिलीन के साथ कैसा व्यवहार होता है, व्यवहार इसका होता है, ठीक है। ये हम आपको पढ़ाएंगे। मेथिल ऑरेंज के साथ इसका व्यवहार कैसा होता है अम्ल का, जब हम आपको पढ़ाएंगे सूचक इंडिकेटर जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें आप वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है बच्चा। अभी आप लिखो कि अम्लों की प्रकृति जो होती है संक्षारक होती है, ठीक है। संक्षारक होने का मतलब क्या होता है? इनको हमें चक करके टेस्ट नहीं करना चाहिए। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति, अम्लों की प्रकृति क्या होता है बच्चों? संक्षारक होता है। अम्लों की प्रकृति क्या होता है? संक्षारक होता है। देखते हो ना एसिड अटैक वगैरह हो जाता है, कितना खतरनाक अम्ल है, बहुत खतरनाक है ना। सभी अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखो भैया? सभी अम्ल, सभी अम्ल, अरे जब उसमें आयन आता है, H+ आयन आ गया और Cl- आयन आ गया, तो जब जहां माइनस आयन आता है प्लस आयन आता है तो वहां पे धारा तो फ्लो होना ही होना है। तो यानी कि अम्लों का जलीय विलयन
सभी अम्ल जलीय विलयन में, सभी अम्ल जलीय विलयन में, सभी अम्लों का जलीय विलयन, यानी सभी अम्लों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। सभी अम्लों के जलीय विलयन, सभी अम्लों के जलीय विलयन, सभी अम्लों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। क्या बच्चा? सभी अम्लों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? विद्युत का चालन करते हैं। सभी अम्लों के जलीय विलयन कैसे होते हैं बच्चों? विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात वो विद्युत के सुचालक होते हैं। चालन करने का मतलब क्या होता है? अर्थात वे सुचालक होते हैं। सुचालक समझते हो ना, जिसमें से धारा एकदम जबरदस्त तरीके से फ्लो होता है। अर्थात क्या होते हैं बच्चा? सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब जिसमें से करंट एकदम बढ़िया से फ्लो हो जाए, अर्थात तो सुचालक होते हैं। ठीक है बच्चा? सुचालक का मतलब जिसमें से करंट हमारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत का सुचालक कहते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्त? चलो अब हम आते हैं रासायनिक गुण। 2 पॉइंट आप रासायनिक गुण में भी लिख लो। उसके बाद क्या होगा बच्चों? हम लोग फिर कल पढ़ेंगे, हम लोग क्या, कल हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। क्या बच्चों? अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। सर ये जो अम्ल होता है उसके रासायनिक गुण कहने का मतलब क्या है? रासायनिक गुण का मतलब है बच्चे कि वो जैसे मान लो धातु से क्रिया कर ले तो क्या होता है? अगर वो मान लीजिए सर जी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेगा तो क्या होगा? तो वो हमारा होता है धातुओं के रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जो अम्ल है हमारा, अब इसको हम किससे क्रिया कराने जा रहे हैं? धातुओं से क्रिया कराने जा रहे हैं। ठीक है? तो रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा? पहला आप लिखेंगे अम्ल, अम्लों के रासायनिक गुण। सॉरी बच्चों, यहां पे हम लिखते हैं रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग दोस्त कि यहाँ पे सर जो हमारा अम्ल होता है, अगर मान लीजिए हम इसको किससे क्रिया कराते हैं? किसी धातु से क्रिया कराते हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? यानी अम्लों का पहला लिखेंगे आप हेडिंग, अम्लों का धातुओं से क्रिया। अम्लों का धातुओं से क्रिया, यानी कि धातु से क्रिया। अम्लों का धातु से क्रिया, यानी कि जो बच्चा अम्ल होते हैं अगर उनको हम धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? अम्ल का धातु से क्रिया, यानी कि बच्चों देखो जितने भी अम्ल होते हैं अगर हम उनको धातु से क्रिया कराएंगे तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? जितने भी हमारे अम्ल होते हैं अगर हम उनको हाइड्रोजन किसे धातु से क्रिया कराएंगे, कोई भी धातु ले लो हमारा, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, यानी जितने भी धातु होते हैं हमारा, उनसे अगर हम उसकी क्रिया कराएंगे तो वो बच्चों क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया बच्चों? अम्ल जो होता है विभिन्न सक्रिय धातुएं, जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इससे क्रिया करके वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हमारा क्या हो गया? जैसे हमारा क्या हो गया बच्चों? HCl ले लिया हमने, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक अम्ल हो गया। अगर इसकी क्रिया में हम क्या करते हैं बच्चों? जैसे मान लो Fe से क्रिया करा दें, या फिर हमारा लोहा क्या है? एक धातु है। तो जब हम इसकी क्रिया यानी HCl की क्रिया जब हम लोहे से कराते हैं बच्चों, तो क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यानी कोई भी अम्ल होगा अगर वो धातुओं से क्रिया करेगा तो 100% उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों? यानी FeCl2 क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा FeCl2 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस जो होगा हमारा बाहर निकल जाएगा। और गैस जब बाहर निकलता है तो उसको मैं हाइड्रोजन गैस को वहां पे ऊपर तीर की तरफ दिखाता हूँ, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है बच्चों? ऐसे एक एग्जाम्पल लो ले आप, जैसे हमारा H2SO4, ये भी क्या होता है? हमारा एक अम्ल होता है H2SO4। H2SO4 ये भी हमारा एक अम्ल है। अब इसमें अगर आप मान लो Zn से क्रिया करा दो, Zn क्या है बच्चा? एक धातु है। तो जब हम अम्लों की क्रिया धातुओं से करते हैं तो क्या होता है बच्चा? हाइड्रोजन गैस बार बार हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? हाइड्रोजन गैस जो होगा हमारा बाहर निकल जाएगा।
ये हमारा पहला आप एग्जाम्पल लिख लेंगे आप कि अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में हमने पहला लिखा कि अम्लों का धातु से क्रिया, यानी कि जब भी हम अम्लों का धातु से क्रिया करेंगे बच्चे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। क्या होगा बच्चा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। हमेशा हमेशा क्या होगा बच्चा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या होता है, बाहर निकलता है। इस पॉइंट को आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, नोट्स कंप्लीट करते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्त, चलो अब दूसरा क्या है बच्चों, हमने क्या किया, अम्लों के रासायनिक गुण में हमने क्या पढ़ा बच्चों कि अम्लों को हमने किससे क्रिया करा दिया, हमने अम्लों को क्रिया करा दिया सर जी धातुओं से। ऐसे ही हम अम्लों को किससे क्रिया कराएंगे, कार्बोनेट अम्ल से क्रिया कराएंगे। किससे, कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे बच्चों। तो ये कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, इसको जरा देखेंगे आप, चलिए बच्चे छोटा छोटा सा हेडिंग हमारा एक और डालेंगे क्या, कि धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। यानी जो अम्ल होगा हमारा उसको अगर धातु के ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो वो क्या करेगा बच्चों, वो हमारा क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बना देगा। क्या बना देगा, लवण और जल बनाएगा, यानी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे बच्चा, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा आप लिखेंगे धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। यानी अम्ल जो होगा हमारा अगर वो धातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। दूसरा आप लिखेंगे धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। यानी जितने भी अम्ल होते हैं बच्चों, अगर हम उनको धातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो वो लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे बच्चे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे, कोई भी धातु का ऑक्साइड ले लो, जैसे हमारा क्या होगा बच्चों, धातु के ऑक्साइड, आप ऐसे लिखो धातु के ऑक्साइड, देखिए धातु प्लस ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, अगर आप इनकी क्रिया किससे कराएंगे बच्चों, अम्ल से, ये क्या बनाएगा दोस्त, ये बनाएगा हमारा हमेशा हमेशा लवण बनाएगा और क्या बनाएगा बच्चों, जल। क्या उत्पन्न करेगा, लवण और जल बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, जैसे हमारा हो गया किसी भी धातु का ऑक्साइड लो, धातु हमने ले लिया कैल्शियम और इसका ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब इसका हम अम्ल से क्रिया कर देंगे, अम्ल से क्रिया करते किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड से, HCl से हमने इससे क्या कर दिया, क्रिया कर दिया। अब क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। यानी CaCl2 बनाएगा, CaCl2 क्या होता है, हमारा लवण होता है, CaCl2 और क्या बनाएगा बच्चों, जल बनाएगा हमारा, H2 बनाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसका नाम लिख लीजिए, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारा क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चे, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। आप एक बार इसका नाम भी लिख लीजिए, ये हमारा क्या बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बच्चों, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और ये हमारा क्या हो गया, पानी, यानी कि जल जो हो गया बच्चों वो बाहर निकलेगा। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप, कॉपर ऑक्साइड। क्या बच्चों, कॉपर ऑक्साइड लिख लो, इसका नाम लिख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को आपने किससे क्रिया कराया है, हाइड्रोजन क्लोराइड। किससे बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl से क्रिया कराया आपने। जब आपने हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराया तो क्या बना बच्चे, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बन गया और क्या हो गया बच्चों, जल बन गया, जल। तो हमेशा हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। क्या बच्चे, लवण और जल आपको हमेशा प्राप्त होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप, दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल था आपका, और दूसरा ही लिख लीजिए कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को आप क्या करेंगे, HCl से क्रिया कराइए, किसी भी अम्ल से आप क्रिया कराओगे बच्चों तो वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, यहाँ पे आपको लवण मिलेगा और क्या मिलेगा बच्चा, H2O मिलेगा। यानी यहाँ क्या मिल जाएगा,
CuCl2 मिल जाएगा और यहाँ पे आपका H2O मिल जाएगा, प्लस का H2O मिल जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, कॉपर ऑक्साइड। और ये हो गया बच्चों हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और यहाँ पे आपका क्या मिल गया बच्चों? कॉपर क्लोराइड। क्या बन गया बच्चों? कॉपर क्लोराइड। ये आपका एक नमक होता है और यहाँ पे हमेशा आपका क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हमारा रासायनिक गुण होता है। यानी अम्लों का रासायनिक गुण में आपने क्या क्रिया कराया? अम्लों को आपने धातुओं से क्रिया कराया और दूसरा आपने किससे क्रिया कराया बच्चों? धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया कराया। ये दो हेडिंग क्या है आपका? दो जो हमने एग्जाम्पल बताया ये मस्ट है आपके रासायनिक क्रिया के लिए। ठीक है, तो अम्लों के हमने भौतिक गुण को देख लिया और अम्लों के हमने रासायनिक गुण के बारे में देख लिया। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे बच्चों? कल हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में कि क्षार क्या होता है। ठीक है, बेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चा, आप सभी लोग क्या करेंगे? आप इसको बकायदा अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।